Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. ये 12th English medium से related वीडियो है और ये जो वीडियो है वो आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हुए और नया चैप्टर हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा ये चैप्टर है, आपके बुक का ये चैप्टर नंबर 15 है। तो चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी रही है वो रदरफोर्ड ने की थी। आपने अल्फा स्कैटरिंग पढ़ी थी और वहाँ आपने ये देखा था कि अल्फा स्कैटरिंग में इस बात को बताया गया था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, मतलब किसी भी एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर्ड एट अ टिनी सेंटर पॉइंट। किसी भी एटम का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो एक टिनी सेंटर पॉइंट पर रहता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस का साइज भी समय बताया गया था। तो न्यूक्लियस का जो साइज था वो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का था। और ये जो न्यूक्लियर के बारे में बात चली थी तो रदरफोर्ड ने उसको ये मान के चला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब एक छोटे से सेंटर पे होता है, टिनी सेंटर पॉइंट, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और किसी भी पॉजिटिव चार्ज का जो मास होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूक्लियस के बारे में आपको ये बताया भी गया था कि इसका आकार अगर आप फिजिकली समझना चाहें तो ऐसे समझिए जैसे फुटबॉल का एक ग्राउंड हो और उसमें एक मक्खी, फुटबॉल के ग्राउंड में एक जो मक्खी बैठी है, जो उसका आकार है वो न्यूक्लियस का आकार। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है और न्यूक्लियस में से पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब ये कि किसी भी एटम का 99.99% मास न्यूक्लियस में होता है। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफ़ी भारी है, देख लीजिए ये 10⁻27 है, ये -31 है, लगभग 10⁴ भारी है। तो अब ये बात तो आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियस में ही वेट होता है, न्यूक्लियस में ही वेट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो वेट बहुत कम है और न्यूक्लियस में वेट है और जितना पॉजिटिव चार्ज का वेट है वही सारा वेट न्यूक्लियस का। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, इसी हिसाब न्यूक्लियस का ही वेट है ये सारा। अब रही बात, सबसे बड़ी बात, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम जो भी वेट होना चाहिए किसी भी आइटम का वो सिर्फ इनकी वजह से होना चाहिए। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है सबसे लाइट एलिमेंट, सबसे हल्के एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको प्रोटियम या हाइड्रोजन भी कहते हैं, प्रोटियम, और इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइडियम। (1H1) आपका हाइड्रोजन भी कहलाता है और प्रोटियम भी बोलते हैं। 1H2 को हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं या ड्यूट्रॉन भी कह देते हैं। 1H3 को हम ट्राइडियम भी कहते हैं। ये दोनों तो हमको अर्थ में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं, बन जा रहा है ट्राइडियम। इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम भी बोलते हैं।
इन तीनों में एक बात देखिए, तीनों में चार्ज सेम है, 1 1 1, तीनों में चार्ज सेम है, ठीक है। चार्ज सेम होने का मतलब प्रोटॉन नंबर सेम है, तीनों के प्रोटॉन नंबर सेम है यहाँ पर, और तीनों के प्रोटॉन नंबर सेम है। और अगर हम शुरुआत की थिंकिंग को माने, जो हमने ये माना था कि सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, तो हमको ये मानना चाहिए कि भाई इन तीनों का वेट जो होना चाहिए था वो बराबर होना चाहिए। दोबारा से मेरी बात को सुनिए, देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों में प्रोटॉन नंबर बराबर है, यानी तीनों के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है। जब तीनों के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है तो तीनों का वेट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि अर्लियर थिंकिंग तो यही थी कि न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो शुरुआत की जो सोच थी उस हिसाब से तो केवल तीनों के चार्ज सेम है, तो तीनों में नंबर सेम, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये बात थी। लेकिन आपको बता दूं, एक एपरेटस होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये किसी भी एटम को वेट करने के काम में लाया जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये पाया गया था कि इनके जो रेशो आए 1:2:3, तीनों में इक्वल प्रोटॉन है, तो तीनों के वेट भी बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तीनों के वेट बराबर नहीं निकले। ड्यूटेरियम प्रोटियम से 2 गुना भारी निकला, ट्राइटियम प्रोटियम से 3 गुना भारी निकला, तो 1:2:3 ये रहा है आपका 1:2:3, ये आपका प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की ये रेशो रहे। तो अब आप लगा लीजिए कि साहब ड्यूटेरियम तो 2 गुना भारी हुआ, ट्राइटियम 3 गुना भारी हुआ। तो जो सोच थी कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगती। अगर ऐसा होता तो 2 गुने 3 गुने का फर्क नहीं होता, चलो मान लिया थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता था, पर 2 गुना 3 गुना तो कोई भी नहीं देखेगा। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और एडिशनल मैटर भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और एडिशनल मैटर भी प्रेजेंट है, जिसको बाद में नाम न्यूट्रॉन दिया गया। तो आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Discovery of neutron. ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने इसके बारे में कुछ कहा था। देखिए ये कैसे खोजा है। बेरिलियम न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड की गई। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। व्हेन बेरिलियम न्यूक्लियाई बॉम्बार्ड विद एन अल्फा पार्टिकल, अगर हमने बेरिलियम के न्यूक्लियाई पे किसकी बॉम्बार्ड की, अल्फा पार्टिकल की। एक सेकेंड, हमने बेरिलियम के न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड की और उससे कुछ न्यूट्रल मटेरियल आया बाहर। मतलब बेरिलियम के न्यूक्लियाई पर जब हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड की तो उससे न्यूट्रल मटेरियल एमिट हुआ, और जब इस न्यूट्रल मटेरियल की हमने कार्बन और नाइट्रोजन जैसे लाइट न्यूक्लियाई से टक्कर कराई, व्हेन दिस न्यूट्रल मटेरियल कोलाइड विद कार्बन और नाइट्रोजन न्यूक्लियाई, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे न्यूक्लियाई से हमने इसकी टक्कर कराई, देयर इज सम, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन की न्यूक्लियाई पे जब टक्कर कराई तो दे इजेक्ट एन प्रोटॉन फ्रॉम इट। बेरिलियम के न्यूक्लियाई पर हीलियम
न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड कराई और उससे कुछ न्यूट्रल रेडिएशन निकले, और जब इन न्यूट्रल रेडिएशन की हमने कार्बन और नाइट्रोजन जैसे लाइट न्यूक्लियाई से टक्कर कराई, तो लाइट न्यूक्लियाई से टक्कर कराने पर उसमें से प्रोटॉन और निकले, और जब इन प्रोटॉन निकले तो उस समय तक लोगों ने कहा कि सब न्यूट्रल रेडिएशन तो एक ही होते हैं, जो बहुत फेमस थे, और वो थे फोटॉन। उस समय लोगों ने कहा कि साहब ये तो फोटॉन है, उनकी ये बात मान ली गई। लेकिन फोटॉन की एनर्जी होती है जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, और वो थी E बराबर h। तो जब हमने फोटॉन की एनर्जी देखी और मोमेंटम देखा, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो हमने ये जो पाया कि हमको जो एनर्जी मिल रही है, जो भी एनर्जी हमको इससे मिल रही है, फोटॉन से या फिर इससे, वो तो डिफर है। डिफर मतलब वो एनर्जी जो हमें मिल रही है वो एनर्जी नहीं है जो एक्चुअलिटी में होनी चाहिए थी। मतलब कहने का ये है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो वायलेशन हुआ, फोटॉन की एनर्जी कुछ और थी, मिल कुछ और रही है, मोमेंटम कुछ और था, मिल कुछ और रहा है। तो फिर साइंटिस्टों ने कहा कि सर ये चैडविक ने कहा कि सर ये फोटॉन तो नहीं हो सकते, मतलब ये न्यूट्रल रेडिएशन फोटॉन नहीं। फिर क्या हुआ, तो चैडविक ने इसका नामकरण किया कि ये एक नए तरह के न्यूट्रल रेडिएशन, दीज आर द न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन। ये एक नए प्रकार के आपके न्यूट्रल रेडिएशन है, जिसको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। ये एक नए तरह के न्यूट्रल रेडिएशन है जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। अब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मास है, और चैडविक ने ये निकाला था कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज भी नहीं है। चार्ज ना होने की वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा था। न्यूट्रल, कुछ ना होने की वजह से इस पर नाम इसका न्यूट्रॉन पड़ा था। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। आइए आगे चलते हैं। Composition of nucleus. Composition of nucleus. न्यूक्लियस का कंपोजिशन। अब वो पहले की सोच समाप्त हो गई, जो पहले माना जाता था ना कि न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब वो बात नहीं रही, अब लोगों ने उस बात को नहीं माना। अब साहब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में आया ZX से। ये है न्यूक्लियस का कंपोजिशन। Z क्या है, प्रोटॉन नंबर। A क्या है, मास नंबर। और न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे, N बराबर A माइनस Z। ये न्यूट्रॉन नंबर। फिर ये X क्या है, ये केमिकल नेम है। Z यहां प्रोटॉन नंबर है, A यहां पर मास नंबर है, N यहां पर न्यूट्रॉन नंबर है जो A माइनस Z के बराबर है, और X यहां पर केमिकल नंबर है। X आपका केमिकल नेम है। तो ये सिस्टम है आपका, ठीक है। X यहाँ केमिकल नेम है, A यहाँ मास नंबर है, Z न्यूट्रॉन नंबर है। एक एग्जांपल देख बताता हूँ, जैसे ये देखिए 2He4, ये आपका हीलियम का न्यूक्लियस है। इसमें Z कितना है, 2, A कितना है, 4, और न्यूट्रॉन नंबर कितने हुए,
4 - 2 = ये न्यूट्रॉन। तो ये कंपोजिशन है किसी भी न्यूक्लियस का। किसी भी न्यूक्लियस को दिखाते समय अगर आपने किसी न्यूक्लियस को दिखाया तो आप एक चीज की बात नहीं करेंगे और वो है न्यूट्रॉन। उसके सिंबल में कहीं भी न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन होते हैं जो A-Z करने पर आपको मिलेंगे। आई थिंक आपको इसका कंपोजिशन समझ में आया होगा। तो आपने अभी तक एक तो इंट्रोडक्शन देख लिया, और इस इंट्रोडक्शन से अब आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा, कई लोगों का ये मानना है कि जितने प्रोटॉन होते हैं क्या उतने न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, लाइव न्यूक्लियाई में तो ऐसा है, जैसे अब हीलियम में दिख रहा है आपको, 2 ही प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में भी दिख जाएगा आपको। कुछ न्यूक्लियाई में तो ऐसा है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं, लेकिन ऐसा सभी न्यूक्लियाई में हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी मेनली जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा मिलते हैं अक्सर। ऐसा कोई वो भी नहीं है, कम भी हो सकते हैं, पर अक्सर देखा गया है जैसे जैसे न्यूक्लियस के नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यूरेनियम का एग्जांपल देता हूं। हाँ, 92 यूरेनियम टू 35 जेड कितना है 9, ए कितना है 235। और अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे तो 235 - 92 3, और ये आपका आ जाएगा 4 143। देखिए कितना फर्क है। ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई है, एक्सप्लोजन के लिए यूज किया जाता है, मतलब परमाणु बम बनाने के लिए इसी का यूज किया जाएगा, एटम बम बनाने के लिए। और इसमें न्यूट्रॉन के नंबर जो हैं वो प्रोटॉन के नंबर से कहीं ज्यादा है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे मास नंबर, जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका थोड़ा सा जो है सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाता जाता है। उनमें न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो ज्यादा मिलते हैं कंपैरेटिवली टू प्रोटॉन। ठीक है, अब हम आपको ये सब बात बता चुके हैं। अब हम चालू करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, बहुत अच्छी हैं तो इसको बताते हैं। आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहली है आइसोटोप। पहले भी आपने आइसोटोप के बारे में पढ़ा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के डिफरेंट न्यूक्लियस, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट न्यूक्लियस जिनके प्रोटॉन नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। एक ही एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियस जिनके प्रोटॉन नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, आइसोटोप कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, 1H1 1H2 1H3, तीनों में एक एक प्रोटॉन है और तीनों के जो मास नंबर है वो अलग अलग आएंगे।
मास नंबर अलग अलग है 1 2 3। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, आइसोटोप कहलाते हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। और आइसोटोप जो है ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, दिस इज द ग्रीक वर्ड। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस टोप। आइसो माने होता है सेम और टोप माने होता है प्लेस। सेम प्लेस, इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखा जाता है। आइसोटोप माने है सेम प्लेस, आइसो माने होता है सेम, टोप माने होता है प्लेस। इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखा जाता है, इसीलिए इनका नाम है आइसोटोप। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। एक ही स्थान पर एक तरह से इनको रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम हिंदी में इनको समस्थानिक कहते हैं, समस्थान, सेम प्लेस। पीरियोडिक टेबल में कोई अलग से जगह नहीं बनाई गई, जैसे आप प्रोटियम के लिए कोई अलग रखना होगा, ट्राइटियम के लिए कोई अलग रखना होगा। दीज आर द आइसोटोप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी आइसोबार। आइसोबार डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके मास नंबर सेम हो और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आपके आइसोबार्स। डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे नंबर, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट ऐसे जिनके मास नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन आपके जो प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, वो आपके कहलाते हैं आइसोबार। ठीक है, आइसोबार में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 1H3 है और इसी तरीके से आपका एक 2He3, ये हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का आइसोटोप है। इसमें Z कितना होगा, 1, और प्रोटॉन मास नंबर कितने हुआ, 3। इसमें Z कितना हुआ, 2, और मास नंबर A कितना आया इसमें, 3। न्यूट्रॉन नंबर कितना आया, 3 - 1 2, और इसमें न्यूट्रॉन नंबर कितना आया, 3 - 2 1। दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, लेकिन दोनों के अंदर एक खास बात क्या, दोनों के मास नंबर जो है वो सेम है। इसका भी 3 और इसका भी 3, दोनों के मास नंबर सेम है और दोनों के न्यूट्रॉन नंबर आपके क्या है, डिफरेंट है। प्रोटॉन नंबर भी क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोबार में हमको ऐसे एटम्स देखने हैं जिनके मास नंबर्स क्या हो, सेम हो, वो है आइसोबार। ठीक, आगे चलते हैं। आइसोटोन, आइसोटोन क्या है, आइसोटोन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इनमें न्यूट्रॉन नंबर से डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, मास नंबर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, कोई इशू नहीं है, बट इनके न्यूट्रॉन नंबर क्या होने चाहिए, सेम। एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे 6C13 और 7N14, आइए Z कितना हुआ इसमें, 6, A कितना हुआ इसमें, 13, और न्यूट्रॉन नंबर कितना हुआ, 13 - 6 7। Z कितना हुआ इसमें, 7, A कितना हुआ इसमें, 14, और न्यूट्रॉन नंबर कितने हुए, 14 - 7 = 7।
देख लीजिए, दोनों में न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, जबकि मास नंबर और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। मास नंबर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर क्या है, सेम है। तो बताइए आइसोटोन क्या हुए? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके न्यूट्रॉन नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, आइसोटोप कहलाते हैं। तो एक तरह से सीरीज सी बन गई। आइसोटोप में आपको प्रोटॉन नंबर सेम देखने, प्रोटॉन नंबर सेम होने की वजह से वो एलिमेंट भी सेम हो गए। आइसोबार में आपको मास नंबर देखने, और रही बात आइसोटोन में आपको न्यूट्रॉन्स नंबर देखने। तो ये एक तरह से अलग अलग आपने समझ लिया होगा, तीनों में एक एक चीज बराबर आती गई है, तो उस तरह से वो डिफाइन हुई। इसके अलावा दो डेफिनेशन और है, वो और देखते हैं। आइए, और ये है मिरर न्यूक्लियर। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार के बारे में फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट मिरर न्यूक्लियर आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इसकी डेफिनेशन को समझाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं उसका। बेरिलियम Be7 और 3Li7, ये लिथियम का आइसोटोप है, बेरिलियम का आइसोटोप है। इसमें जेड बताइए कितना होगा, 4। न्यूट्रॉन नंबर बताइए कितना होगा, 7 - 4 कितना, 3। इसमें प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन 3 है, और इसमें प्रोटॉन जो है वो 3 होंगे और न्यूट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे। करके देखो, जेड 3 है और न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे 7 - 3 कितना आया, 4। और यहां निकाला जेड 4 है, न्यूट्रॉन नंबर निकाला कितना आया, 3। यानी एक में जितने प्रोटॉन है दूसरे में उतने न्यूट्रॉन है। देख लो, इसी को बोलते हैं मिरर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, वही सिस्टम है। Two nuclei are said to be mirror nuclei if the proton number of one nuclei is equal to the neutron number of other nuclei। दो न्यूक्लियाई को आप मिरर न्यूक्लियाई कह सकते हैं जब किसी एक में एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर हो, तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। आइए आगे चलते हैं। एक आखिरी डेफिनेशन रह जाती है और वो है आपकी आइसोमर। आइसोमर्स, आइसोमर्स प्रोटॉन नंबर सेम, मास नंबर सेम, न्यूट्रॉन नंबर सेम। फिर क्या चक्कर है ये, देखिए सर, इनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आती है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, हाँ, हम कभी जब पीरियोडिक टेबल खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, तो कुछ कुछ एलिमेंट पर ऐसे ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है ना, ऐसे स्टार बना हुआ, तो ये आइसोमर्स की निशानी। मतलब इनके प्रोटॉन सेम होंगे, इनके न्यूट्रॉन सेम होंगे, लेकिन इनके ऊपर क्या बना हुआ होगा, स्टार। यानी इनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होगी, और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की डिफरेंट की वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो आई थिंक आपने आज काफी सीख लिया। 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी है, आइसोटोप, आइसोमर्स, आइसोबार, आइसोटोन और आपकी मिरर और आइसोमर्स, ठीक है। और वो शुरुआत में कंपोजिशन। आज का जो टॉपिक था वो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन था, किसका, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का एक तरह से इंट्रोडक्शन था। कल हम आगे और बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो पोस्ट कर दिए जाएंगे आपको। अभी के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, नोट्स पर अभी वर्क चल रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।